दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महिला अधिकार लेख और इसका विषय है महिला सशक्तिकरण के बिना देश का विकास संभव नहीं। रंजना मिश्रा द्वारा लिखा गया यह आलेख है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। लिखा है कि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यह सदैव से अपनी समृद्ध संस्कृति और शानदार इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस देश की प्रगति और विकास में महिलाओं की भूमिका क्या रही है? दरअसल भारत के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य भी है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना या उन्हें पुरुषों के समान बनाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना, जिससे वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। भारत में महिलाओं को सदियों से लैंगिक भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसरों से वंचित रखा जाता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती है और समाज का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ जाता है। प्राचीन काल के भारतीय समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे सदा से समाज की प्रेरणा स्रोत रही है। ठीक है। किंतु विदेशियों के आक्रमण के बाद हमारे देश और समाज में अनेक कुरीतियों का व्यापन हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई। उनकी शिक्षा पर ध्यान कम दिया जाने लगा और उन्हें घरेलू कामकाजों के लिए ही उपयुक्त माना जाने लगा। उन्हें घूंघट में कैद कर दिया गया तथा विवाह पश्चात घर गृहस्थी संभालना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। समाज में महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा और सती प्रथा, बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों ने भारत में महिलाओं का जीवन अत्यंत दुरूह बना दिया। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाएं धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही और वर्तमान तक आते आते उन्होंने समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित जगह बना ली। उनके सशक्तिकरण में दशकों लग गए, लेकिन अब महिलाएं समाज में अपना मुकाम बनाने में सफल हो रही है। ठीक है। भारतीय महिलाओं में ईमानदारी और उत्साह के साथ कार्य करने की क्षमता, दूरदर्शिता, जीवंतता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुण प्राकृतिक रूप से उनके स्वभाव में निहित रहते हैं। वे सभी चुनौतियों का सामना अपनी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा के द्वारा आसानी से कर लेती है। आज भारतीय महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वे जितनी कुशलता के साथ घर परिवार संभाल सकती है, उतनी ही कुशलता से हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकती है। महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता सहज रूप से विद्यमान होती है। भारत अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में अगर वह अपनी आधी आबादी के सशक्तिकरण और विकास पर ध्यान नहीं देगा तो सफलता उससे कोसों दूर रहेगी। इसलिए अब लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां संभालने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। महिलाएं समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती है, इसलिए पूरी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि भारत की महिलाएं अपनी कार्य क्षमता व दृढ़ इच्छा शक्ति से देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने में कामयाब होंगी। जहां आधी आबादी को उनके अधिकार नहीं मिलते, उन्हें दबाया या कुचला जाता है, वह देश या समाज कभी विकास नहीं कर पाता। कोई देश तभी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है जब उसके समाज में लैंगिक समानता हो, अर्थात समाज में महिलाओं तथा पुरुषों को समान रूप से दायित्व, अधिकार और रोजगार प्राप्त हो। समाज में भेदभाव की स्थितियां देश व समाज के विकास में बाधा पहुंचाती है। भारत में महिलाएं
वर्षों से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती रही है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, किंतु आज भी उन्हें कई पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी कुछ समाज महिलाओं को पर्दे में रखने के पक्षधर है। बहुत सी बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते, उनका छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है और उन्हें घर गृहस्थी के बोझ तले दबने को मजबूर कर दिया जाता है। कम उम्र में ही माँ बन जाने के कारण वे कई रोगों का शिकार हो जाती है और कभी कभी इस कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। पितृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया जाता है और उनके व्यक्तित्व को विकसित होने का अवसर नहीं मिल पाता है। कई घरों में महिलाओं को घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाती है और यदि वे नौकरी करती भी है तो उन पर घर और ऑफिस का इतना अधिक बोझ बढ़ जाता है कि मजबूर होकर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है। अर्थात घर के सदस्य घरेलू कामों में उनका हाथ भी नहीं बटाते। जो महिलाएं घरों में खाना बनाने, झाड़ू पोछा, बर्तन धोने आदि का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है, उन्हें भी उनकी मेहनत के अनुसार वेतन प्राप्त नहीं हो पाता। गृहिणियों के कामों को तो अवैतनिक माना ही जाता है और उन्हें अपने खर्चे के लिए पति या घर के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि महिलाओं की तस्करी, घरेलू हिंसा तथा यौन शोषण को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हो सका है। दरअसल कानून बनाना तो आसान है, लेकिन इसका सही समय पर और सही जगह उपयोग करना बहुत कठिन है। महिलाएं कुछ पारिवारिक सामाजिक व्यवस्थाओं के चलते इन कानूनों का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ होती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वे चुपचाप अत्याचार सहती रहती है या फिर उनसे हार कर वे अपनी जान दे देती है। हालांकि देश की महिलाएं अब कला, खेल, विज्ञान, तकनीक और रक्षा क्षेत्र जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो महिलाएं खेती किसानी के कामों में, मिल और फैक्ट्रियों में बतौर श्रमिक पुरुषों के समान काम करती है, उनका पारिश्रमिक पुरुषों से कम होता है और उनके काम को कमतर आंका जाता है। यह भेदभाव अत्यंत चिंताजनक है। इसे दूर करना बहुत आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुसार देश में काम करने वाला प्रत्येक नागरिक बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समान वेतन पाने का अधिकारी है। तो फिर महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय क्यों? आज 21वीं सदी के पढ़े लिखे समाज में महिलाओं को लेकर पुरुषों के नज़रिए में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। माँ बहन की गालियाँ और अश्लील मजाक इसके उदाहरण हैं। कुछ विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं, जो समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक व भयावह स्थिति है। ठीक है, महिलाओं को परेशान करने का एक नया माध्यम अब सोशल मीडिया भी बन चुका है, जहां अश्लील वीडियो, अश्लील मैसेजों द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। महिलाओं का सम्मान व स्वाभिमान के साथ एक हिंसा मुक्त समाज में जीना सुलभ हो, इसके लिए उनकी सामाजिक व कानूनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारा समाज महिलाओं के अधिकारों तथा उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक नहीं होगा, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा महिलाओं को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाता है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकती है, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकती है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। शिक्षित महिलाएं बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकती है। शिक्षा महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है। शिक्षा महिलाओं को सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करती है और उन्हें समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षा महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करती है, जिससे वे समुदायों और देश का नेतृत्व कर सकती है। भारत में महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब परिवारों में लड़कियों की शिक्षा दर अभी भी कम है,
लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियाँ भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक अनिवार्य उपकरण है, इसलिए सभी महिलाओं को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। हमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत को एक अधिक समृद्ध और न्याय संगत समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। महिलाओं के समग्र विकास के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। वित्त पोषण सेवाओं के साथ साथ महिलाओं की दक्षता और रोजगार कार्यक्रम देश की ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। यौन शोषण, घरेलू हिंसा और असमान पारिश्रमिक से संबंधित कानूनों को मजबूती दी जा रही है। इसके अलावा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी सफल होता दिख रहा है। आज बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। खेल जगत से लेकर मनोरंजन तक, राजनीति से लेकर रक्षा क्षेत्र तक वे अपना परचम लहरा रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और अपनी सशक्त भूमिका हर क्षेत्र में बखूबी निभा रही है। अब वह घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाहर निकलकर वो अपने उत्कृष्ट कार्यों द्वारा परिवार, समाज व देश का नाम रोशन कर रही है। इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हो रहा है, लेकिन लिंग भेद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस ओर मजबूती से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक महिलाओं को बराबरी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, उनका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। इसलिए सरकार, नीति निर्माताओं व पूरे समाज को महिलाओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा करनी होगी और हर क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान करने होंगे। तभी हम नए युग में भेदभाव रहित एक नया समाज का गठन करने में सक्षम हो पाएंगे। भारत की राजनीति में आज भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वैसे तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में उन्हें 33% आरक्षण देने का मकसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, लेकिन अभी भी चुनाव में भाग लेने वाली और निर्वाचित होने वाली महिला सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 797 महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया, लेकिन उनमें से निर्वाचित होने वाली महिला प्रत्याशियों की संख्या 74 है। इस प्रकार लोकसभा के 543 सदस्यों में से केवल 13.6% महिला प्रत्याशी ही सफल रही, जो कि 33% से काफ़ी कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 726 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और चुनाव जिसमें निर्वाचित होने वाली महिलाओं की बात करें तो कितना था, यानी कि 78, यानी कि लोकसभा के सदस्यों में उनका परसेंटेज जो है 14.3 था, 14.3%। भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद महिला सांसदों का इतना कम आंकड़ा चिंताजनक है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अभी भी कई देशों से पीछे है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में देखें तो 46%, ब्रिटेन में 35% और अमेरिका में 29% महिला सांसद हैं। राजनीति के अलावा देश के बड़े और मुख्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की कमी दिखाई देती है। वर्ष 2022 तक IAS सचिवों में केवल 14% ही महिलाएं थीं। वरिष्ठ पदों तक तो महिलाओं की पहुंच बहुत ही सीमित है। भारत में कभी कोई महिला कैबिनेट सचिव नहीं रही। गृह, वित्त, रक्षा और कार्मिक मंत्रालयों में भी कोई महिला सचिव नहीं रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में श्रम बल में पुरुषों की भागीदारी 77.2% रही थी, वहीं महिलाओं की भागीदारी जो है वह 22.8% थी। सर्वोच्च अदालत की स्थापना के बाद अब तक केवल 11 महिलाएं न्यायाधीश हुई है, जबकि कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। वहीं देश के कुल हाई कोर्ट के 680 न्यायाधीशों में से केवल 83 महिलाएं हैं। राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सुधार संभव होगा। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और वरिष्ठ पद तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्रों तथा सभी राजनीतिक पार्टियों को पूरी ईमानदारी के साथ मिलकर काम करना होगा। महिला सशक्तिकरण से सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा में कमी आती है। महिलाएं शिक्षित और सशक्त होने पर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान
कर सकती है, जिससे समग्र सामाजिक विकास होता है। महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। यदि उन्हें रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाए तो वे अपनी आय से परिवार का भरण पोषण कर सकती है और देश की जीडीपी में भी वृद्धि कर सकती है। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती है तो नीतियां अधिक समावेशी और न्याय संगत होती है। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के विकास का मुद्दा है। इसलिए महिला सशक्तिकरण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। हमें लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें महिलाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। यदि हम भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। यह केवल सरकार या निजी क्षेत्र का ही दायित्व नहीं है, बल्कि यह हम सबका भी दायित्व है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो रंजना मिश्रा द्वारा लिखा गया यह लेख था, इसे हमने पढ़ा। ठीक है, विषय था महिला सशक्तिकरण के बिना देश का विकास संभव नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेख में, तब तक के लिए धन्यवाद।